बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ा केस में अक्सरियती तफसीली फ़ैसला जारी होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे का जो अक़लियती तफसीली फ़ैसला है उसे भी जारी कर दिया है। 4 जज साहिबान के इख्तलाफी तफसीली फ़ैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफ़ी इख्तलाफी नोट भी सामने आया है और उस इजाफ़ी नोट में जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक ने जो अक्सरियती फ़ैसले पर दस्तखत किए हैं उस पर बड़े संगीन किस्म के सवालात उठाए हैं। आज के इस प्रोग्राम में जो तफसीली इख्तलाफी फ़ैसला है और जो जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से इजाफ़ी इख्तलाफी नोट लिखा गया है, इसकी मुकम्मल तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि अक़लियती तफसीली फ़ैसला सामने आ जाने के बाद जिन नए सवालात ने जन्म लिया है उसके बाद ये मामला किस करवट बैठेगा, क्या रुख अख्तियार करेगा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा का इस अक़लियती तफसीली फ़ैसले के बाद मुस्तक़बिल क्या होगा, इस नुक्ते पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले जो 4 जज साहिबान का तफसीली इख्तलाफी फ़ैसला है उसकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। ये नाज़रीन तफसीली इख्तलाफी फ़ैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से तहरीर किया गया है और इस फैसले पर जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी अमीन के दस्तखत मौजूद हैं। इख्तलाफी फ़ैसले में कहा गया है कि जो 19 जून 2020 के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनकी अहलिया सरीना ईसा और मुख्तलिफ बार एसोसिएशन और बार कौंसल की जानिब से दायर की गई थी, उन तमाम नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है और 19 जून 2020 का जो 7 जज साहिबान का अक्सरियती फ़ैसला है उस फ़ैसले को बरकरार रखा जाता है। 19 जून 2020 का जो अक्सरियती फ़ैसला था उसमें यह कहा गया था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया है और जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से शोकाज़ नोटिस जारी किया गया है उसे कलअदम करार दिया जाता है। लेकिन साथ ही 19 जून 2020 के फ़ैसले में 7 जज साहिबान ने यह हुक्म भी जारी किया था कि लंदन की प्रॉपर्टीज़ की जो ख़रीदारी का मामला है उसे FBI को रेफ़र किया जाता है। FBI इस मामले की इंक्वायरी करके सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगी। तो चारों जज साहिबान ने अपने तफसीली अक़लियती फ़ैसले में अपने 19 जून के फ़ैसले को बरकरार रखा है। तफसीली फ़ैसले में कहा गया है कि एक जज भी दीगर सरकारी अफसरान और ओहदेदार की तरह अपनी गलती कोताही पर काबिल एहतसाब होता है, यानी चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे हाई कोर्ट का जज हो, वो अपनी गलती कोताही पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने काबिल एहतसाब है। जज और अदलिया की साख को बचाने के लिए मवाद पर वजाहत देना ज़रूरी है। अहलिया और बच्चों के टैक्स मामलात पर आर्टिकल 184(3) का इतलाक़ नहीं होता। ये जो दलील दी गई तमाम दरख्वास्त गुज़ारान की जानिब से जिन्होंने नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त दायर की थी, इस दलील में कोई वज़न नहीं। तफसीली फ़ैसले में कहा गया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने बच्चों और अहलिया के एहसासों की तफसीलात फ़राहम करने के पाबंद हैं। भारत और कनाडा में जजों को कारोबारी मामलात पर मुस्तफ़ी होना पड़ा। जज और सरकारी मुलाजिम के एहतसाब में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि एक जज का एहतसाब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल करती है, जबकि एक सरकारी ऑफिसर और पब्लिक ऑफिस होल्डर का जो एहतसाब है वो मुतल्लका कानून के मुताबिक मुतल्लका फोरम पर किया जाता है। फैसले में कहा गया है कि FBI की दस्तावेज़ात के मुताबिक जस्टिस काजी फ़ाइज़ा का अपनी अहलिया के फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट से ताल्लुक़ रहा। ताल्लुक़ क्या है, इसकी तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के अहलिया सरीना ईसा के फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट में उनके पार्टनर की जानिब से 1,25,000 पाउंड की रकम जो है वो ट्रांसफ़र की गई। तफसीली फ़ैसले में कहा गया है कि FBI की दस्तावेज़ात का जायज़ा लेना ज़रूरी है। एक जज चूँकि बुलंद तरीन मकाम पर फाइज होने की वजह से अशराफिया का हिस्सा होता है, सरीना ईसा ने 10 रुकनी बेंच के सामने मौक़िफ़ लिया कि FBI की रिपोर्ट उनके हक़ में है जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जमा करवाई गई है, लेकिन किसी दूसरे नुक्ते पर इख्तलाफ करते हुए उन्होंने FBI की इस रिपोर्ट को मुतल्लका फोरम पर चैलेंज कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि सरीना ईसा और दरख्वास्त गुजार यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने 10 रुकनी बेंच के सामने ये मौक़िफ़ लिया कि FBI की जानिब से जो रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को जमा करवाई गई है उस रिपोर्ट की हमें कॉपी फ़राहम नहीं की गई, उसकी नकल हमें फ़राहम नहीं की गई और दोनों ने कहा कि उसकी नकल हमें फ़राहम की जाए। तो दोनों यानी खामंद और अहलिया के एतराज़ और तशवीश के ऊपर 10 रुकनी बेंच ने 19 अप्रैल 2021 को खुली अदालत में हुक्म जारी किया सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सेक्रेटरी को कि FBI ने जो रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जमा करवाई है उस रिपोर्ट को अगले रोज़ यानी 20 अप्रैल 2021 को अदालत के सामने पेश किया जाए।
फैसले में कहा गया है कि 20 अप्रैल 2021 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी की जानिब से तमाम रिकॉर्ड जो FBI ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाया था उसे अदालत के सामने पेश कर दिया, जिससे पता चला कि सरीना ईसा ने 2013 में अपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंट यानी फॉरेन करेंसी अकाउंट के जरिए बरतानिया में प्रॉपर्टीज़ खरीदने के लिए 7,37,503 पाउंड की एक रकम और 17,966 पाउंड की एक दूसरी रकम जो है वो ट्रांसफ़र की थी। सरीना ईसा के अकाउंट में फैसले में कहा गया है कि 1,25,000 पाउंड ट्रांसफ़र हुए, जो कि जस्टिस काजी फाइसा की जो लॉ फर्म थी उसके जो पार्टनर थे एहसन ज़ाहिर रिजवी, उनकी जानिब से रकम 2 ट्रांजैक्शन में यानी 1,25,000 पाउंड में जो है वो जस्टिस काजी फाइसा के फॉरेन करेंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई। आगे कहा गया है कि 20/4/2021 को जब ये मवाद अदालत के रिकॉर्ड पर आया और दोनों दरख्वास्त गुजारान की तशवीश और एतराज़ पर यह मवाद मंगवाया गया था, तो दोनों दरख्वास्त गुजारों ने यानी जस्टिस काजी फाइसा और सरीना ईसा ने रिक्वेस्ट की 10 रुकनी बेंच से कि इस मवाद को वापस भिजवा दिया जाए जहां से ये मवाद जो है वो मंगवाया गया है। लेकिन जो मवाद सामने आया उससे कुछ चीज़ें अनर्थ हुई, कुछ चीज़ें सामने आई, नए इंकशाफात सामने आए, जिस पर 3 सवाल जस्टिस काजी फाइसा से पूछे गए। वो सवालात क्या थे? वो 3 सवालात आप इंटरनेट पर जाके वो तीनों सवाल जो है वो तलाश कर सकते हैं। इस पर फैसले में मजीद कहा गया है कि उन सवालों पर जस्टिस काजी फाइसा ने पूछा, जब वो 3 सवाल पूछे गए, जो जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि क्या इन तीनों सवालों का जवाब मैंने फौरी तौर पे देना है या कल इन सवालों का जवाब मैं 10 रुकनी बेंच को दूं। तो अदालत ये कहती है अपने फैसले में, 4 जज साहबान अपने फैसले में कहते हैं कि 21/4/2021 को जस्टिस काजी फाइसा को इन चारों सवालों का जवाब देने के लिए कहा गया। लेकिन जब अगले रोज़ 21/4/2021 को इस केस की दोबारा समाअत हुई तो पूछे गए सवालों का मकसद ये था कि क्या फाजल जज का अपनी अहलिया के फॉरेन करेंसी अकाउंट के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक है और वो इस ताल्लुक को तस्लीम करते हैं। तो फाजल दरख्वास्त गुजार ने तीनों सवालों का जवाब देने से इनकार किया, गुरेज किया गया। जवाब इसलिए नहीं दिया गया, ये अक़लीती तफसीली फैसले में लिखा गया है क्योंकि उनके मौक़िफ़ में तज़ाद था। जस्टिस काजी फाइसा का मौक़िफ़ रहा कि उनका फॉरेन करेंसी अकाउंट और लंदन में जो जायदादें खरीदी गई उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइसा ने 5/8/2009 को बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज का हलफ उठाया। फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो पार्टनर की जानिब से रकम ट्रांसफ़र की गई वो जस्टिस काजी फाइसा के हलफ उठाने के बाद ठीक 1 माह बाद यानी 30/9/2009 को ट्रांसफ़र की गई। और इससे पहले जब जस्टिस काजी फाइसा बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज नहीं बने थे तो 11/4/2008 को 25,000 पाउंड की जो रकम है वो जस्टिस काजी फाइसा के अहलिया सरीना ईसा के फॉरेन करेंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई। यानी 25,000 पाउंड की रकम उस वक्त ट्रांसफ़र की गई जब जस्टिस काजी फाइसा जज नहीं थे, हाई कोर्ट के जज नहीं थे, और 1 लाख पाउंड की रकम जो है वो उस वक्त जस्टिस काजी फाइसा के पार्टनर की जानिब से उनकी अहलिया सरीना ईसा के अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई जब जस्टिस काजी फाइसा बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज बन गए थे। फैसले में ये भी कहा गया कि ये जो रकम जज बनने के बाद ट्रांसफ़र की गई, ये हो सकता है कि लॉ फर्म में जो उनका एक हिस्सा रहा और जज बनने के बाद जो उन्होंने सेटलमेंट की हो, उस सेटलमेंट की मद में ये रकम जो है वो उनके अहलिया के फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र की गई। लेकिन फैसले में कहा गया है कि साबित होता है कि बज़ाहिर जस्टिस काजी फाइसा के अपनी अहलिया के फॉरेन करेंसी अकाउंट के साथ ताल्लुक़ था और हो सकता है कि जस्टिस काजी फाइसा को इस ताल्लुक़ का इल्म ना हो या उनकी जानिब से इसे डिस्क्लोज़ ना किया गया हो। सरीना ईसा के मुताबिक 2003 में यह प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई। इसका मतलब यह है कि जस्टिस काजी फाइसा और उनकी अहलिया के का जो मौक़िफ़ है उसमें तज़ाद है और सवालिया निशान भी लगाया गया। जस्टिस काजी फाइसा की इस पर कॉन्सिक्वेंस होगा वो आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर अपने इख्तलाफी नोट में क्या कहते हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं और उसके बाद फौरी तौर पर आएंगे कि अब ये सवालात जो नए सवालात ने जन्म लिया है उसके बाद इस मामले का मुस्तकबिल क्या होगा, किस करवट ये मामला बैठेगा। जैसे मुनीब अख्तर, यहाँ पर कुछ दोस्त कह रहे हैं कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं जो 4 जज साहबान का इख्तलाफी तफसीली फ़ैसला सामने आया है। 6 जज साहबान का जो अक्सरियती फ़ैसला है हमें पता था क्या आना है, और 4 जज साहबान का इख्तलाफी फ़ैसला क्या होना था ये भी हमारी तवक्कुआत के मुताबिक था। ज़ाहिर सी बात है कि जिन जज साहबान ने इख्तलाफ किया है
उन्होंने इख्तलाफ करना है, उन्होंने 6 जज साहबान के साथ इत्तफाक नहीं करना था और इसी तरह की चीज़ें मंजर आम पर आनी थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ये कहते हैं कि 26 अप्रैल के फैसले से मुतल्लिक हमने अपनी वजूहात तहरीर कर ली हैं, लेकिन उन वजूहात को जारी करने से कबल हमारी साथी जज जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस अमीनुद्दीन एक साइड पर हैं और जस्टिस याह्या अफरीदी दूसरी साइड पर खड़े नजर आते हैं। मेरी नज़र में जो फैसला 29/1/2022 को जारी हुआ वो 4 जज साहबान का फैसला है। यानी जस्टिस मुनीब अख्तर ये कहते हैं कि जो अक्सरियती फैसले पर जस्टिस मुनज़िर मलिक ने रिटायर होने के बाद दस्तखत किए हैं, उन्हें ये दस्तखत नहीं करने चाहिए थे, उनका दस्तखत करना नहीं बनता था। और जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपना इजाफी नोट लिखा है और इजाफी नोट में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो जस्टिस काजी फाइजा की आइनी दरख्वास्त है, नजरसानी की दरख्वास्त है, उसे मुस्तरद कर दिया है। तो इसलिए जस्टिस मुनीब अख्तर कह रहे हैं कि उनकी नज़र में जो 29/1/2022 का तफसीली फैसला जारी किया गया है वो 4 जज साहबान का फैसला है, जिससे अक्सरियत वाली बात जो है वो ख़त्म हो जाती है। जस्टिस मुनीब अख्तर अपने इजाफी नोट में कहते हैं कि मैं अपने साथी जजेस के हक़ का एहतराम करता हूँ जिन्होंने अपने मुख्तसर फैसले को अपने तफसीली फैसले से सपोर्ट किया, लेकिन जिस बात पर मुझे तशवीश है उस पर मैंने ये नोट किया है कि ये है कि जैसे रिट मंजूर मलिक के दस्तखत तफसीली अक्सरियती फैसले पर मौजूद हैं जिन्होंने तफसीली फैसले से इत्तफाक किया है। जस्टिस मंजूर मलिक मुख्तसर जो अक्सरियती फैसला था उस पर उनके दस्तखत मौजूद थे, लेकिन वो 30/4/2021 को रिटायर्ड हो गए थे, वो फैसले पर दस्तखत नहीं कर सकते थे। हालांकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी लिखा है कि जस्टिस मंजूर मलिक ने जो अक्सरियती फैसले पर दस्तखत किए हैं उसकी वजूहात जो अक्सरियती फैसला है उसके पैराग्राफ नंबर 555 में बताई गई हैं, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर कहते हैं कि मेरे ख्याल में अक्सरियती फैसले में सुकम मौजूद हैं और जो रीजनिंग दी गई है जस्टिस मंजूर मलिक के अक्सरियती फैसले पर दस्तखत करने के और जिस फैसले का हवाला दिया गया है उस फैसले का इतलाक जो है इस केस पर नहीं होता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने नतीजा जो अखज़ किया है वो ये है कि मुख्तसर फैसले को तफसीली फैसले की सपोर्ट जो है वो हासिल नहीं, यानी जो 26 अप्रैल 2021 का फैसला है जैसे मुनीब अख्तर कहते हैं कि वो शॉर्ट ऑर्डर अक्सरियती फैसले के साथ था, लेकिन उस मुख्तसर अक्सरियती फैसले को तफसीली फैसले के ज़रिए तफसीली फैसले की सपोर्ट हासिल नहीं। और इस इजाफी नोट के साथ जस्टिस काजी अमीन ने भी मुकम्मल तौर पे इत्तफाक किया है। ये नाज़रीन तफसीली फैसला हो गया, जस्टिस मुनीब अख्तर का तफसीली इजाफी नोट भी हो गया। अब जो नए सवालात जन्म ले रहे हैं उसके बाद इस मामले का रुख क्या होगा। पहले तो आप नाज़रीन को यह बता दें कि चाहे 4 जज साहबान का अक़लियती फ़ैसला है, जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट है, इसकी जो अहमियत है वो इतनी है कि ये एक अक़लियती बेंच के अक़लियती जज साहबान की अपनी राय है। फ़ैसला वही है जो अक्सरियती जज साहबान की जानिब से दिया गया है, वही फ़ैसला प्रिवेल करेगा। अच्छा, इसमें जो बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया है, जैसे जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जैसे रिटायर्ड मंजूर मलिक जो है वो अक्सरियती फ़ैसले पर दस्तखत नहीं कर सकते। एक लम्हे के लिए इस बात को मान भी लिया जाए तो तब भी 5-4 का अक्सरियती फ़ैसला बनता है, क्योंकि 6-4 का अक्सरियती फ़ैसला था। अगर जस्टिस मुनीब अख्तर के जस्टिस मंजूर मलिक के दस्तखत करना नहीं बनता था तफसीली फ़ैसले पे, तब भी जो 6 में से एक जज को निकालेंगे, जस्टिस मंजूर मलिक को निकालेंगे तो बाकी 5 जजेस बनते हैं। तो 5-4 से जो फैसला है वो जस्टिस काजी फाइसा की अहलिया सरीना आइस्ता और सुप्रीम कोर्ट बार दीगर बार और एसोसिएशन के हक़ में जाता है, तो फैसला वही बरकरार रहेगा। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ये जो कहते हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने जस्टिस काजी फाइसा के साथ इख्तलाफ किया है, उसकी पटिशन को, आइनी दरख्वास्त को, नज़रसानी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, तो मुख्तसर फ़ैसले में भी यही डायरेक्शन जो है वो, यही हुक्म जो है वो जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से जारी किया गया था कि मैं जस्टिस काजी फाइसा की आइनी दरख्वास्त को भी मुस्तरद करता हूँ, जस्टिस काजी फाइसा की नज़रसानी की दरख्वास्त को भी मुस्तरद करता हूँ। लेकिन अगले सेंटेंस में जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से जो जस्टिस काजी फाइसा की अहलिया सरीना आइसा की नज़रसानी की दरख्वास्त थी, जिसमें सरीना आइसा का कहना था कि मेरे खिलाफ जो केस आपने FBI को भेजा है वो एक गैर कानूनी गैर आनी हुक्म जारी किया गया है, मेरे जो टेस्ट के मामलात है उसका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जायज़ा नहीं ले सकती। इसी किस्म की बातें जो है वो जो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल की जानिब से की गई थी। तो जस्टिस याह्या अफरीदी ने जस्टिस काजी फाइसा की दरख्वास्तों को जहां मुस्तरद किया, तो दूसरी जानिब उनकी अहलिया और बार काउंसिल और बार एसोसिएशन की दरख्वास्तों को एक्सेप्ट कर दिया, तो फैसला 6-4 के तनासब से हो गया। लेकिन जो तफसीली अक़लियती फ़ैसला है उसमें एक बात जो बज़ाहिर एस्टेब्लिश कर दी गई है, जिस पर आइंदा आने वाले दिनों में सवालात होते रहेंगे, कि जस्टिस काजी फाइसा की अहलिया सरीना आइसा का जो फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट है
उसके अकाउंट में जस्टिस काजी फायसा की जो लॉ फर्म थी जज बनने से पहले और जज बनने के बाद, उस लॉ फर्म के जस्टिस काजी फायसा के जो पार्टनर थे उनकी जानिब से 1,25,000 पाउंड की जो रकम है वो 2008-2009 में ट्रांसफ़र की गई। तो ये सवालात होते रहेंगे और इस पर हमें याद है कि 10 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस मुर्तज़ा बंदियाल ने एक सवाल पूछा था जस्टिस काजी फायसा से कि क्या आपने कभी माली तौर पे, आपको याद हो कि आपने अपनी अहलिया सरीना आयशा को कभी सपोर्ट किया हो, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए गए हों? उस पर क्या जवाब दिया गया था मुझे अब अच्छी तरह से याद नहीं, लेकिन अब ये सवाल ज़रूर जन्म लेंगे कि फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट के साथ जस्टिस काजी फायसा का ताल्लुक जो है वो इस्टेब्लिश हो गया है, लेकिन फ़ैसला वही है जो अक्सरियती राय का है और जो अक्सरियती फ़ैसला है उसमें भी इस केस को क्लोज़ नहीं किया गया। मैं पहले भी आप नाज़रीन को बता चुका हूं कि अक्सरियती फैसले में भी कहा गया है कि अगर जस्टिस काजी फायसा की अहलिया सरीना आयशा ने इनकम टैक्स कानून की वायलेशन की है, किसी चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं किया, तो कानून के मुताबिक FBI उनके खिलाफ आज भी कार्रवाई कर सकता है। उस फैसले की इंटरप्रिटेशन ये बनती है, अक्सरियती फैसले में भी FBI को इनकम टैक्स कानून के मुताबिक सरीना आयशा के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोका। और इसी तरह से अक्सरियती फैसले में चाहे आप अक़लियती फैसला भी उठा लें, उसमें भी ये कहा गया है कि जस्टिस काजी फायसा हो या चाहे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो, अगर वो मिसकंडक्ट करता है, अपने कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करता है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हो सकती है। तो चाहे अक़लियती फैसला है, चाहे अक्सरियती फैसला है, किसी भी कानून की वायलेशन के ऊपर अहलिया सरीना आयशा, चाहे कोई भी आला अदलिया का जज की अहलिया हो, उनके खिलाफ कार्रवाई से मना नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ, जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ भी कार्रवाई से मना नहीं किया गया। ये मामला अपनी जगह पर अलाइव है। अगर जस्टिस काजी फायसा की अहलिया सरीना आयशा ने मिसकंडक्ट की वायलेशन की है, FBI ये समझता है, तो FBI उनके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट कर सकता है। अगर जस्टिस काजी फायसा या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने भी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, वायलेशन की है, तो उनके खिलाफ सदर मुमलिकत भी रेफरेंस भिजवा सकते हैं और कोई आम शहरी भी ठोस मवाद के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकता है। तो ये नाज़रीन तफसीलात आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।